डियर स्टूडेंट, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हमने नर जननन के बारे में पूरा पढ़ लिया, मादा जननन के बारे में पढ़ लिया और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बाह्य जननेंद्रियां क्या होती हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में पढ़ लिया था। यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसके पहले की वीडियो को ज़रूर देखिएगा। साथ में अगर इस चैनल में आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से बेहतरीन वीडियो आपको क्लास 12 की बायोलॉजी के लिए मिलती रहेंगी। जो आज का टॉपिक है वो है मेमरी ग्लैंड, जिसको हम स्तन ग्रंथियाँ कहते हैं। अब हम स्तन ग्रंथियों के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे डिटेल में कि इनकी संरचना कैसी होती है और किस तरीके से दुग्ध का निर्माण होता है और दुग्ध किन नलिकाओं के द्वारा आके बाहर तक आता है। तो देर न करते हुए टॉपिक शुरू करते हैं। जो पहला हेडिंग है वो सभी मादा स्तनधारियों में 2 सक्रिय स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अगर ये बात कहें तो स्तनधारियों का यानी मेमल्स का यह विशेष गुण है कि इनमें क्या हो जाता है, मेल और फीमेल में क्या पाई जाती हैं, स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। लेकिन जो फीमेल में होती हैं वह सक्रिय हो जाती हैं, आकार में बड़ी हो जाती हैं, जबकि मेल में वो निष्क्रिय ही रहते हैं। अब इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कि जो अंडाशय ओवरी होता है उससे क्या होता है, किशोरावस्था प्यूबर्टी के समय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स निकलते हैं जो कि स्तन ग्रंथियों को बढ़ने में क्या करते हैं, सहायक होते हैं। ये हार्मोन्स उनके ब्रेस्ट यानी मेमरी ग्लैंड का आकार बढ़ा के उनको ब्रेस्ट यानी स्तन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु की। तो स्तन ग्रंथियाँ ग्रंथिल ऊतक यानी ग्रैंडुलर टिश्यू से बनी होती हैं। ऐसे टिश्यू जो कुछ स्रावित कर सकें और वसा से बने होते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, यह एक स्तन का आरेखित चित्र है। यहाँ पे किनारों पे आप देखिएगा क्या है, वसा है, एडिपोज टिश्यूज हैं जिसको वसीय ऊतक कहते हैं, और साथ में यहाँ पे ये क्या होती हैं, ग्लैंडुलर ऊतक यानी ग्रंथिल ऊतक होते हैं। अब हम अगले बिंदु पे आते हैं। स्तन ग्रंथियाँ एपोक्राइन ग्लैंड की होती हैं। ये एपोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, तो इसको यहाँ पे हम समझते हैं कि ऐसे ग्रंथियाँ जो कोई भी पदार्थ स्रावित करती हैं, तो जो श्रावण सेल होती हैं, जो स्रावित करने वाली सेक्रेटरी सेल्स होती हैं, वह सेल्स का जो अग्रभाग होता है उसमें वह पदार्थ आके इकट्ठा हो जाए और वह पदार्थ टूटकर उस कोशिका से अलग हो जाता है। तो इस प्रकार की जो ग्रंथियाँ हैं उसको हम एपोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। इस फिगर में देखिएगा, इस तरीके से जो एक्सक्रीटरी पदार्थ है वो कोशिका के अपर इंड पे आ जाता है और अपर इंड के आने के बाद वह कट के कोशिका से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो जो दुग्ध का जो निर्माण होता है मेमरी ग्लैंड में वह इसी प्रकार से होता है कि जो उनमें कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, वो दुग्ध को किनारे पे लाती हैं, उसको क्या करती हैं, कोशिकाओं के द्वारा बाहर निकालती हैं। इसको हम डिटेल में देखेंगे। प्रत्येक स्तन को यानी ब्रेस्ट को 15 से 20 छोटे कक्षों में विभाजित रहता है, जिसे हम स्तनपाली या मेमरी लोब कहते हैं। इस बात को हम लोग डिटेल में समझते हैं। अगर हम इस मेमरी ग्लैंड के इस चित्र को देख रहे हैं तो होता क्या है, इसको जब कट किया जाता है देखा क्या जाता है, इसमें छोटे छोटे डिपार्टमेंट या छोटे छोटे कमरे या छोटी छोटी पालियाँ बनी होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्तनपाली कहते हैं। इनकी संख्या 15 से 20 होती है। जैसे यहाँ पे मैंने इस चित्र में केवल 3 ही पालियों के बारे में दिखाया हुआ है जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इनकी संख्या सामान्यतः प्रत्येक स्तन में कितनी होती है, 15 से 20 तक होती है। अगले बिंदु पे आते हैं। प्रत्येक स्तनपाली में कोशिकाओं के अंगूर जैसे गुच्छे पाए जाते हैं जिसे स्तन कोशिकाएं या एल्वोलाई कहते हैं। तो होता क्या है कि अगर हम जब इन पालियों के बारे में या उनकी संरचना देखते हैं तो देखते क्या है, इस तरीके से देखिएगा, ये छोटे छोटे छल्ले या गुच्छे पाए जा रहे हैं। ये उसी प्रकार से गुच्छे हैं जिससे अंगूर आपको गुच्छों में दिखाई देता है। यह गुच्छे क्या कहलाते हैं, इनको हम नाम देते हैं स्तन कोशिका या मेमरी एल्वोलाई। यह उसी तरीके से है कि जैसे लंग्स
फेफड़े में भी क्या पाए जाते हैं, ये कूपिकाएँ पाई जाती हैं। लेकिन वहाँ पे क्या काम होता है उनका कि वह वातावरण से ऑक्सीजन को लेके एब्जॉर्ब करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ती हैं। लेकिन यहाँ पे जो कूपिकाएँ होती हैं वह दुग्ध यानी मिल्क का स्रावण करती हैं। तो अब कूपिकाओं के बारे में हमने समझ लिया। अगले बिंदु पे कि दुग्ध स्रवण लैक्टेशन के समय। अब किसी भी महिला में लैक्टेशन तभी होता है कि जब वह किसी बच्चे को जन्म देती है। तो बच्चे को जब जन्म देती हैं तो वह जब मेमरी ग्लैंड यानी स्तन में दूध आ जाता है तो उस समय क्या प्रोसेस होता है इसको समझते हैं। कूपिका से दुग्ध निकल कर यानी ये जो एल्वोलाई हैं, जो विशेष कोशिकाएं होती हैं, इनमें से दुग्ध स्रावित होता है और उसी कूपिका के गुहा यानी लूमेन में क्या होकर एकत्रित हो जाता है। तो यह विशेष बात है कि जैसे इन कूपिकाओं से मिल्क निकला, यह मिल्क इन छोटी छोटी देखिएगा बीच में क्या है, एक जगह स्पेस है जिसको हम क्या ल्यूमेन कहते हैं, गुहा कहते हैं, और इसी में मिल्क आके क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा नहीं होना, साथ में इसको बाहर भी आना, तो कुछ विशेष मांसपेशियां इसको दबाव डालती हैं जिससे मिल्क आगे कैसे जाता है, किन नलिकाओं से जाता है, इसको हम समझते हैं। कूपिकाओं से निकलने वाली नलिकाएं स्तन नलिकाएं मेमरी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब ये लाल कलर की जो पतली पतली नलिकाएं हैं, यह नलिकाएं क्या कहलाती हैं, देखिएगा, इनको हम स्तन नलिका मेमरी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। यह क्या होती हैं, प्रत्येक कूपिका से जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पे जितनी भी कूपिकाएँ होंगे सबसे पतली पतली नलिकाएँ निकलेंगी और वह आगे जाके इस ब्लू कलर की नलिका में मिलेंगी। और अब इसको हम समझते हैं। कई स्तन नलिकाएँ जो वहाँ पे हमने देखा कि जो रेड कलर की ये पतली पतली स्तन नलिकाएँ थीं वह मिलकर स्तन वाहिनी मेमरी डक्ट का निर्माण करती हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो स्तन नलिकाएँ हैं यह आगे आती हैं और एक नली में मिल जाती हैं और वह नली क्या कहलाती है, स्तन वाहिनी या मेमरी डक्ट कहलाती है। अब क्या होता है इसके आगे, यानी मिल्क कहाँ चला, मिल्क पहले ल्यूमेन में आया, गुहा में आया, उसके बाद स्तन नलिका में आया और फिर आके किस में, स्तन वाहिनी में आ गया। अगले पॉइंट पे चलते हैं। स्तन वाहिनियाँ स्तन पाली से निकलकर एक फूली नलिका से मिलती हैं जिसे हम तुम्बिका या एम्पूला कहते हैं। तो हुआ क्या कि स्तन नलिकाएं आई बाहर, किससे मिली, इस ब्लू वाली नलिका को जिसको हम स्तन वाहिनी कहते हैं, मेमरी डक्ट कहते हैं। इस तरीके से कई मेमरी डक्ट बाहर आती हैं इन पालिकाओं से और उस एक फूली हुई, एक चौड़ी, एक फैली स्थान में आके मिल जाती हैं। यह फैला हुआ स्थान क्या कहलाता है, तुम्बिका या एम्पूला कहलाता है। तो ये एम्पूला, यह याद होगा आपको कि तुम्बिका या एम्पूला की बात हम लोगों ने जब हम यूट्रस में अंडवाहिनी को पढ़ रहे थे तो अंडवाहिनी में भी जो इनफंडिबुलम के ऊपर जो भाग था वह भी क्या कहलाता है, एम्पूला यानी तुम्बिका कहलाता है, क्योंकि वहाँ पे अंडवाहिनी थोड़ी चौड़ी हो जाती है। फिर स्थमस रहता है जिसको हम संकीर्ण पथ कहते हैं, वहाँ पे वह अंडवाहिनी पतली हो जाती है जो कि गर्भाशय में जाके मिलती है। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु की कि ये तुम्बिकाएँ आगे चलकर एक नलिका में खुलती हैं जिसे हम दुग्ध वाहिनी या लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं। ये बात और विशेष है कि जब हमने देखा क्या कि यहाँ से स्तन नलिकाएँ आई वाहिनी में, वाहिनी किस में आई, तुम्बिका यानी एम्पूला में, और एम्पूला क्या होती हैं, एक पतली नली में जाके मिलती हैं और वो क्या कहलाती हैं, दुग्ध वाहिनी, जिसको हम लैक्टिफेरस कहते हैं। और ये दुग्ध वाहिनी क्या होती हैं, आके चूचक यानी जिसको हम निप्पल कहते हैं उसमें आके खुल जाती हैं, जो कि हेल्प करती हैं। अगर कोई बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, दुग्ध पी रहा है, तो इन्हीं नलिकाओं के द्वारा उसके मुंह में दुग्ध आता है। दुग्ध वाहिनियाँ ही दुग्ध को चूचक यानी निप्पल से निकालती हैं। तो यहाँ पे बात क्लियर हो गया कि ये जो दुग्ध वाहिनी होती हैं, लैक्टिफेरस डक्ट होती हैं, यही आके किस में, चूचक निप्पल में आके खुलती हैं। और जब बच्चा दुग्ध श्रवण करता है या पीता है तो इन्हीं नलिकाओं के द्वारा कूपिकाओं से मिल्क चलते हुए यहाँ तक उसके मुंह तक आता है। तो यहाँ तक हमने डिटेल में पढ़ लिया स्तन के बारे में। और कुछ और विशेष बात कि मिल्क यानी जो दुग्ध स्रावित हो रहा है वो किस तरीके से कहाँ से चलता है और कहाँ तक निकलता है, इसको हम क्रम अच्छे से याद कर लें जिससे कन्फ्यूजन न हो कि जो स्तन कोशिकाओं से किसका, मिल्क का स्रावण होता है, निर्माण होता है, उसके बाद वो कहाँ संग्रहित होता है, ल्यूमेन में,
यानी उसकी गुहा में कोशिका के, और उस गुहा से उसमें पतली नलिकाएं होती हैं जिसको हम स्तन नलिकाएं कहती हैं, वहाँ पे आते हैं। और स्तन नलिकाओं से फिर स्तन वाहिनी में, जिसको हम मेमरी डक्ट कहते हैं, मेमरी डक्ट से तुम्बिका में आया जिसको हम एम्पुला कहें, और एम्पुला यानी फिर आ गया दुग्ध वाहिनी जिसको हम लैक्टिफेरस कहते हैं, और लैक्टिफेरस डक्ट से आ जाते हैं चुचुक में जिसको हम निप्पल कहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा। एक विशेष बात यह है कि पीयूष ग्रंथि से निकला प्रोलैक्टिन हार्मोन्स दुग्ध उत्पादन करता है। तो जब कोई स्त्री माँ बनने लगती है, तो जब बच्चा का जन्म हो जाता है उस बच्चे का, तो उसी समय जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके अग्र भाग से एक विशेष हार्मोन निकलता है जिसको हम प्रोलैक्टिन कहते हैं, और ये प्रोलैक्टिन ही इन कोशिकाओं में क्या करता है, मिल्क स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, और उसमें मिल्क का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हमने डिटेल में मेमरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसके अगले जो वीडियो में है हम युग्मक जनन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसका नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे तरीके से नोट्स बना सकें, जिससे आपको बेहतरीन नंबर मिले। थैंक यू।